हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटे स्टोरीज में आपका स्वागत है। बचपन और जवानी के बीच एक ऐसा समय होता है जिसे हम टीनेज कहते हैं और उस उम्र में हर लड़के के जीवन में एक न एक ऐसा किस्सा होता है जिसे वो सिर्फ अपने अंदर ही रखता है। किसी से उस किस्से को शेयर करने से घबराता है। ये किस्सा भी ऐसा ही है। एक किस्सा है, मैं बिहार के एक छोटे से शहर अंदर में रहता था। बचपन से ही मेरी गिनती मोहल्ले के मेधावी छात्रों में होती थी। उस समय मेरी उम्र करीब 18 होगी। मैंने जस्ट जवानी की दहलीज पर ही कदम रखा था। मैं पढ़ने लिखने में जितना अच्छा था, खेलकूद में भी उतना ही अव्वल था। हर बार मोहल्ले के क्रिकेट टूर्नामेंट में हमारी टीम ही जीतती थी और मैं था मेरी टीम का कैप्टन। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन जब मैं अपने क्रिकेट ग्राउंड में खेल रहा था, हमारी गेंद मैदान के पास रहने वाले मकान में चली जाती है। वो मकान पहले खाली था, अभी हाल फिलहाल ही कोई फैमिली आई है वहाँ रहने के लिए। गेंद मेरी वजह से उनके घर में गई थी, इसीलिए मुझे ही गेंद लेने जाना पड़ा। मैंने सोचा पता नहीं कैसी फैमिली होगी, अगर मेरी टीम के सामने ही मुझे डांट गई तो फिर मेरा तो कचरा हो जाएगा। इसलिए मैंने मकान के बरामदे की दीवार लांघकर चुपचाप गेंद लाने की सोची और मैं आवाज़ किए बगैर दीवार पर चढ़ गया। अचानक मेरी नज़र मकान की खिड़की पर गई। मैंने देखा एक 30-32 साल की औरत सिर्फ टॉवेल में बाथरूम से निकल रही थी। वो नज़ारा देख मैंने अपने जीवन में पहली बार अपने अंदर यौवन को महसूस किया था। मैं गेंद के बारे में भूल ही गया। अब मैं सिर्फ छुप छुप कर उस औरत को देखने लगा। लेकिन तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे आवाज़ लगाई और आवाज़ सुनकर उस औरत की नज़र मुझ पर पड़ी। जैसे ही मेरी नज़र उनसे मिली, मेरा बैलेंस बिगड़ गया और एक ज़ोरदार चीख से मैं सीधा नीचे आ गिरा। मेरे दोस्त और वो औरत मेरी चीख सुनकर मुझे देखने के लिए बरामदे में आई। वहाँ मैं औंधे मुँह लेटा पड़ा हुआ था। मेरे दोस्तों ने मुझे उठाया ही था कि वो आंटी सामने प्रकट हो गई। आंटी सुनो, तुम लोग इसे घर में लेके आ जाओ, मैं इसकी फर्स्ट हैंड ट्रीटमेंट कर देती हूँ। उसके बाद मेरे दोस्त मुझे उठाकर आंटी के घर के भीतर लेके चले जाते हैं और मुझे एक सोफ़े पर लेटा देते हैं। तभी आंटी एक फर्स्ट एड बॉक्स का लेकर मेरे पास बैठ जाती हैं। मैं दर्द में होने के बावजूद उन्हें नजरें बचा बचा कर घूरे जा रहा था। उनका गोल मटोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे गीले बाल, साड़ी के बीच से झांकती उनकी कमर, चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान और उसी के साथ ठोड़ी पे एक डिम्पल। मैं उन्हें निहारते निहारते एक सपनों की दुनिया में खो गया था। अक्सर जैसे फिल्मों में होता है, जब हीरो हीरोइन को देखता है तो वो अपने सपनों में कभी पहाड़ों पे तो कभी समुद्रों में के ऊपर लहराती नावों पर गाने गाने लगता है। उन्हें निहारने के चक्कर में दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। तभी मेरे दोस्त ने मेरे सर पे एक टपली बजाई और मेरे कान में बोला, अबे साले, घूरना बंद कर, आंटी असहज महसूस कर रही हैं। उसी के साथ मैं अपने ख्यालों को दुनिया से निकलकर वापस हकीकत की दुनिया में आ गया। मैंने देखा कि सचमुच आंटी थोड़ी सी असहज हो गई थी। मैं उस समय शर्म से लाल हो गया था, लेकिन मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था और मेरा दिल मुझसे कह रहा था कि बेटा राजू, यही है तेरा पहला प्यार। उस दिन वो चोट मेरे पैर में नहीं बल्कि मेरे दिल में लगी थी। मैं ये तक भूल गया था कि वो पहले से शादीशुदा हैं और मुझसे उम्र में भी बड़ी हैं। अब तो रोज़ मैं स्कूल से आकर मैदान में चला जाता था और घंटों उनके घर के बाहर बैठा देखता रहता कि एक बार उन्हें देख लूं। कई दिनों की मशक्क़त के बाद मालूम चला कि उनका नाम नलिनी शर्मा है और उनके हस्बैंड का नाम अभिनव शर्मा है, जो कि एयरलाइन एजेंसी में काम करते हैं और अक्सर घर से बाहर जाते रहते हैं और इसी वजह से उनका ट्रांसफ़र भी होता रहता है। अक्सर नलिनी घर में अकेली ही रहती थी। उनके सास ससुर अब इस दुनिया में नहीं हैं और ना ही उनकी कोई औलाद थी। मैं जब भी शाम को मैदान में आता तो उन्हें छत पे अकेले टहलते देखा करता, कान में हेडफोन लगाए और गानों की धुनों को गुनगुनाते हुए। मुझे लगता था कि जैसे वो अपने अकेलेपन को उन गानों की मदद से भरने की कोशिश करती थी। कई बार तो उनकी नज़रें मुझ पर भी पड़ती हैं और वो मुझे हाथ हिलाकर इशारा करती और इशारों में पूछती कि दर्द कैसा है। मैं भी इशारों में ही जवाब देता कि ठीक हूँ। उसके बाद उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती। एक रोज़ वो मुझे सब्जी मार्केट में मिल गई। वो मछली ले रही थी और मैं जन्म से शाकाहारी हूँ और मुझे मांस मछली की गंध बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। फिर भी मैं उन्हें देखकर उनके पास मछली की दुकान पर चला गया। नलिनी, तुम्हारा पैर कैसा है अभी? मैं हकलाते हुए, ठीक है मिसेस शर्मा, मैं आंटी कहने जा रहा था लेकिन फिर मैंने मिसेस शर्मा कह दिया। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, लेकिन तुमने उस दिन अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम राजू है, मैंने बोला। तभी उनके पति वहाँ आ जाते हैं और मुझे देखकर पूछते हैं, और भाई कैसा है पैर तुम्हारा? नलिनी बोल रही थी
कि तुम हमारे घर की दीवार से गिर गए थे। मैं उन्हें देखकर थोड़ा सा डर जाता हूँ और फिर दबे शब्दों में कहता हूँ, ठीक हूँ अंकल। उनके पति दिखने में काफ़ी हैंडसम थे, बॉडी वॉडी भी बनाई हुई थी। उन्हें देखकर मुझे काफ़ी जलन होने लगी थी, इसीलिए मैं वहाँ से निकल गया। उस दिन मैंने सोचा नलिनी तो नॉन वेजिटेरियन है और मैं शाकाहारी, इसीलिए मैं बाज़ार से वापस आते हुए एक होटल से रुक गया और वहाँ से एक फ़िश फ्राई ले लिया और सोचा कि एक बार अपने बेडरूम में जाकर इसे ट्राई करूँगा। मैं नहीं चाहता था कि नलिनी मेरी वजह से अपने खान पान में कोई समझौता करे। बाजार की बाकी सामान को किचन में रख मैं अपने कमरे में पहुंच गया और फ़िश फ्राई वाली थैली निकाल ली, लेकिन उसको देखकर मेरा मन बैठा जा रहा था। मैंने अपनी नाक बंद कर दिल मजबूत करके एक टुकड़ा काट कर जैसे ही उसे अपने मुंह में रखा, उसी के साथ ही मुझे उबकाई आने लगी और मैं बची हुई मछली लेकर बाथरूम में भागा और उसके बाद तो उल्टी कर कर के मेरी हालत पतली हो गई। उस दिन मैंने समझा कि इसीलिए लोग कहते हैं प्यार की डगर मुश्किलों भरा है होता है। एक दिन यूं ही मैं उनके दरवाजे पर जा पहुंचा तो देखता हूं कि वो अपने घर के बरामदे पर बैठी रो रही हैं। मैं उन्हें रोते देख खुद को रोक न सका और सीधे उनसे जाकर पूछ बैठा, मिसेस शर्मा आप क्यों रो रही हैं? उधर से जवाब आया, उसकी मुझे कतई उम्मीद नहीं थी। बेफरते हुए बोली, तुमसे मतलब है? अपने काम से काम रखो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। जब देखो मुंह उठा के चले आते हो। चिल्ड्रेस इडियट। मैं कुछ देर तक तो सन्न रह गया कि आखिर मैंने ऐसा क्या पूछ लिया उनसे कि वो इतनी गुस्सा ही हो गई मुझसे। मुझे लगा कि जैसे किसी ने मेरे सीने पर खंजर उतार दिया हो। मैं वापस घर चला आया, लेकिन रह रह के उनकी बातें मेरे कानों में गूंज रही थी और वो मेरे दिल में एक नस्तर की तरह चुभ रही थी। उस दिन के बाद से मैंने मैदान में जाना छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपने दोस्तों से मिलना जुलना और क्रिकेट भी खेलना छोड़ दिया था। हमेशा अपने कमरे की खिड़की पर बैठा नलिनी के उस बर्ताव को सोच सोच कर दुखी होता रहता। मेरी पढ़ाई भी बर्बाद हो रही थी क्योंकि मुझे अब पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। मेरी तो जैसे पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। क्या क्या सपने देख चुका था मैं उनके साथ, सारे के सारे रेत की तरह बिखर गए। मेरी माँ मेरी हालत देखकर चिंतित हो गई। उन्होंने मेरे दोस्तों से पूछा कि उन्हें कुछ पता है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। एक दिन मैदान की तरफ देख रहा था कि मैंने देखा कि नलिनी मैदान में मेरे एक दोस्त से कुछ बात कर रही थी। आज कितने दिनों बाद मैंने नलिनी को देखा था, लेकिन फिर मेरे सामने उसका वो गुस्से से लाल चेहरा याद आ गया और मैं खिड़की बंद करने ही जा रहा था कि देखता हूँ मेरा एक दोस्त नलिनी को मेरी खिड़की की तरफ इशारा करके कुछ कहता है। मेरा घर मैदान के बाजू में ही था, इसीलिए नलिनी को मैं दूर से ही दिख गया। मुझे हाथ से इशारा कर मैदान में बुलाने लगी। एक पल को लगा कि नहीं जाऊं, आखिर क्यों जाऊं? उस दिन तो मुझे बेइज्जत करके निकाल दिया था और आज बुला रही है, लेकिन मैं अपने दिल ज़्यादा देर काबू में न रख सका क्योंकि मेरा दिल मुँह से बार बार कह रहा था कि राजू चल चल, मैं तेरा पहला प्यार है और पहला प्यार इतनी जल्दी भुलाए नहीं भूलते। दौड़कर मैदान में पहुंचा तो नलिनी मेरी हालत देखकर भावुक हो गई और फिर बिना आगे कुछ कहे मेरा एक हाथ पकड़कर सीधे अपने घर की तरफ चल पड़ी। मैं भी एक छोटे बच्चे की तरह उनके पीछे पीछे चल रहा था और कभी उनके चेहरे को तो कभी उनके द्वारा मेरे हाथ को थामे हुए उनके हाथ को देख रहा था। मुझे मेरे दर्द ए दिल की दवा मिल चुकी थी। नलिनी मुझे लेकर सीधे अपने बेडरूम में ले आई और फिर बेडरूम का दरवाज़ा बंद करके बोली, नलिनी, राजू, उस दिन के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। दरअसल उस दिन मुझे किसी और पर गुस्सा था। आई एम सॉरी, और वो गलती से तुम पर निकल गया। वंस अगेन उन्होंने अभी तक मेरा हाथ थामे हुआ था। मैं उनके उस हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखते हूँ उनसे उनकी तकलीफ़ की वजह पूछता हूँ। वो अपने हाथों को मेरे हाथों से निकालते हुए कहती हैं, तुम अभी छोटे हो इन सब बातों के लिए। मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ कि आपकी तकलीफ़ सुन ना सकूँ। नलिनी की आंखें नम हो जाती हैं और फिर वो भरे, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से खुश भी था उनकी तलाक से, क्योंकि मैंने सोचा कि अब तो उनकी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही रहूँगा। तभी डोरबेल बजती है और नलिनी जाकर दरवाज़ा खोलती है और दरवाजे पर उन्हें एक पोस्टमैन मिलता है जो कि एक चिट्ठी नलिनी को दे देता है। नलिनी चिट्ठी को पढ़ते हुए बेडरूम में घुसती है। उसके आंसू तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर वो मेरे सामने आकर धम से बैठ गई और उसके हाथ से वो चिट्ठी छूटकर नीचे गिर गई। मैं झट से उसे चिट्ठी को उठाकर देखता हूँ तो पता चलता है कि वो तो एक तलाकनामा था और उस तलाकनामे के अनुसार अभिनव उसे तलाक दे रहा था
और उसके बदले उन्हें अपने जायदाद में से ये घर और साथ ही 14 लाख रुपए भी दे रहा था। मैंने देखा कि उस चिट्ठी के साथ एक 14 लाख का चेक और इस घर के कागजात थे जो कि अब नलिनी के नाम थे। नलिनी रोते हुए, मेरे पापा ने मुझे मना किया था अभिनव से शादी करने के लिए, लेकिन मैंने अपने पापा की एक न सुनी और उसके साथ भागकर शादी कर ली थी। शायद मुझे मेरे पापा के दिल तोड़ने की सज़ा मिल रही है। आप रोइए नहीं, उस जैसे आदमी के लिए अगर आप आंसू बहाते हैं तो ये तो आपके आंसुओं का अपमान होगा। मैंने तो उन्हें चुप कराने के लिए ऐसे ही एक फिल्म का डायलॉग चिपका दिया था, लेकिन मैंने देखा कि वो मेरा डायलॉग काम कर गया। वो चुप हो गई, फिर बोली, तुम सही कह रहे हो, मैं आत्मनिर्भर बनूंगी, जॉब करूंगी और फिर से अपने पैरों पर खड़ी होकर दिखाऊंगी। फिर कुछ देर शांत रहने के बाद फिर से रोने लगी और बोली, लेकिन प्यार तो नहीं मिलेगा दोबारा। मैंने मन ही मन सोचा कि तुम्हारा प्यार तो तुम्हारे सामने बैठा है, बस एक उम्र का तकाजा है, वरना आज ही तो मैं अपने दिल की बात कह देता। खैर कोई नहीं, एक न एक दिन तो मैं अपने दिल की बात तुम्हें बता कर रहूँगा। उस दिन के बाद से मुझे नलिनी के घर जाने के लिए किसी बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मैं जब दिल करता उनके घर पहुंच जाता। वो भी मेरे आने से बहुत खुश हो जाती, क्योंकि मेरे आने से उनका अकेलापन दूर हो जाता था। उन्होंने मेरे कहने पर एक वीडियो गेम खरीद लिया। अब हर शाम को स्कूल से लौटने के बाद मैं सीधे उनके घर पहुंच जाता और फिर हम दोनों बैठकर घंटों वीडियो गेम खेलते और एक दूसरे के साथ बैठ घंटों इधर उधर की गप्पें हाँकते। मुझे लगने लगा था कि हो ना हो नलिनी भी मुझे चाहने लगी है, लेकिन मैं अपने जज्बात उनके सामने रखने से डर रहा था, क्योंकि मैं जो भी सोचूं, लेकिन सच तो यही था कि वो मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी थी। मैंने सोचा कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देता हूँ। मैं नहीं चाहता था कि जल्दबाजी में मैं अपने प्यार को खो दूँ। अक्सर नलिनी मेरे लिए कुछ न कुछ डिलीशियस स्नैक्स बनाती थी, क्योंकि उन्हें कुकिंग का बड़ा शौक़ था और सच कहूँ तो वो बहुत ही टेस्टी खाना बनाती थी। एक दिन उन्होंने मेरे लिए चिकन पकौड़ा बना दिया, क्योंकि उन्हें चिकन पकौड़ा बहुत पसंद था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मैं एक शुद्ध शाकाहारी बंदा हूँ, जिसने आज तक अंडे तक को हाथ नहीं लगाया। मैं शाम को जैसे ही उनके घर पहुँचा तो देखा सामने प्लेट पर पकौड़े रखे हुए हैं। पकौड़े का साइज देखने के बाद एक बार तो मुझे शक हो गया कि ये किस चीज़ के पकौड़े हैं, लेकिन मैंने नलिनी के सामने उसे जाहिर नहीं होने दिया। हम दोनों सोफे पर बैठ गए और वो बड़े मज़े के साथ पकौड़े सॉस के साथ खा रही थी और गेम खेल रही थी। लेकिन उस रोज़ की उल्टी के बाद मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इस पकौड़े की एक भी बाइट लूं। तभी नलिनी ने कहा, क्या हुआ, पकौड़े अच्छे नहीं बने हैं? क्योंकि तुमने अभी तक एक भी नहीं खाया। जल्दी से खा लो, वरना तो मैं सारा चट कर जाऊंगी, क्योंकि मुझे चिकन पकौड़े बहुत पसंद है। मैं न खाने के बहाने बनाते हुए बोला, तो ठीक है, आप ही सारा खा लो। आपको तो ये इतना पसंद है, मैं किसी और दिन खा लूँगा। नलिनी, अरे मैं तो यूं ही कह रही थी, मैं इतने सारे अकेले थोड़ी ना खा पाऊंगी। तभी उसने एक पकौड़े को उठाकर मेरे मुंह में डाल दिया और हंसते हुए बोली, मेरे हाथ से एक हाथ खा लो, बाकी का खुद खा लेना। उनके हाथ से खाने की खुशी में ये लगा ही नहीं कि मैं चिकन पकौड़ा खा रहा हूँ, लेकिन कुछ ही क्षण बाद जब मेरे दांत से एक नुकीली चीज़ टकराई और मैंने उसे अपने हाथ से उसे निकाल कर देखा तो वो एक हड्डी का टुकड़ा था। उसके बाद मैंने उन खून के घूंट अपनी उपकाइयों को संभालते हुए किसी तरह से मुंह में रखा, वो पीस ख़त्म किया। उसके बाद मैंने नलिनी से कहा कि मुझे बाथरूम जाना है। बाथरूम जाने के बाद मैंने फ्लश ऑन कर दिया, जिससे कि मेरी उल्टी की आवाज़ बाहर न जा सके। 10 मिनट बाद मैं बाथरूम से निकला और एक बनावटी हंसी हंसते हुए कहा कि मुझे आप अपना होमवर्क ख़त्म करना है, तो मैं कल आपसे मिलता हूँ। नलिनी को मेरा व्यवहार अजीब लगा, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोली और मुझे हाथ में 2 पकौड़े देते हुए कहा, ठीक है, ये दोनों घर जाते हुए खा लेना। मैंने हाँ में सर हिलाया और अपने घर की ओर मुड़ चला और फिर आजू बाजू देखकर वो दोनों पकौड़े मैदान के एक कोने में फेंक दिए। मैं घर पहुंचकर सीधे बाथरूम में घुसा और आधे घंटे तक ब्रश करने के बाद ही निकला। और फिर मैंने माँ से कहा कि आज मुझे भूख नहीं है और मैं आज सिर्फ दूध ही पीऊँगा, क्योंकि उस पकौड़े ने मेरा पूरा मुंह का स्वाद ही ख़राब कर दिया था। मैंने सुना था कि प्यार का स्वाद बड़ा खट्टा मीठा होता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे केस में ये इतना कड़वा हो जाएगा। लेकिन जो भी हो, नलिनी के हाथ से खाते वक्त एक पल के लिए वो कड़वा स्वाद भी मीठा हो गया था। नलिनी का तलाक हुए आज पूरे 6 महीने बीत चुके थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के खालीपन को दूर करने के लिए एक पास के एक कंपनी में रिसेप्शन
का काम शुरू कर दिया था, लेकिन उसमें भी मेरा एक फ़ायदा हो गया था क्योंकि उनका ऑफिस मेरे स्कूल से कुछ मिनटों की ही दूरी पर था, जिसकी वजह से हम दोनों साथ साथ से ही घर से निकलते और वापसी के समय भी साथ ही आते। अगर मुझे लेट हो जाता तो वो मेरे स्कूल के गेट पे आ जाते और अगर उनको ऑफिस में लेट हो जाए तो मैं उनके ऑफिस के बाहर उनका इंतज़ार करता था। हम दोनों में एक बहुत ही गहरा रिश्ता बन गया था, लेकिन हम दोनों को ये रिश्ता नहीं मालूम था कि आखिर हम किस रिश्ते से एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं। एक रोज़ मैं स्कूल से छुट्टी के बाद नलिनी के ऑफिस के बाहर उनका इंतज़ार कर रहा था कि मैंने देखा नलिनी ऑफिस से निकल रही थी और साथ ही उनके साथ एक आदमी भी था जो दिखने में काफ़ी हैंडसम लग रहा था। मैंने देखा कि नलिनी उससे बहुत ही हंस हंस के बात करते हुए आ रही थी। मैं उन्हें एक साथ हंसते हुए देख जल भुन के राख हो गया, लेकिन मैंने नलिनी को उस आदमी के सामने अपनी ईर्ष्या को जाहिर नहीं होने दिया। वो लोग गेट के पास पहुँचे और जब उस आदमी की नज़र मुझ पर गई तो उसने नलिनी से पूछा, ये कौन है, तुम्हारा भतीजा है क्या? नलिनी, नहीं, ये तो मेरे पड़ोस में रहता है, बहुत ही अच्छा लड़का है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। भतीजा शब्द सुनकर मेरा खून खौल उठा। मन तो किया कि बोल दूं भतीजा होगा तेरा बाप लंबू, लेकिन चेहरे पर झूठी हंसी रखते हुए मैंने नलिनी का हाथ पकड़कर उसे घर की तरफ चलने के लिए खींचा। नलिनी मेरे हाथ के खींचने से थोड़ी असहज हो गई थी क्योंकि उस आदमी की नज़र मेरे हाथों पर थी। उसके बाद नलिनी ने उस आदमी को अलविदा कहा और मेरे साथ घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उसने मुझसे कहा, राजू, तुमने मेरा हाथ उस समय क्यों खींचा था? पता है नमन को ये कितना ख़राब लगा होगा। अच्छा, तो उस लम्बू का नाम नमन है? मैंने मन ही मन सोचा, लेकिन आप भी तो उसके साथ बात करने में इतनी मशगूल हो गई थी कि मेरे बारे में भूल ही गई थी। स्कूल ख़त्म होते हुए आधा घंटा हो गया था और मैं आधे घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा था। बिना कुछ खाए पिए मैं नलिनी से रूठते हुए कहा, नलिनी, अच्छा बाबा, सॉरी, मुझसे गलती हो गई, आइंदा से इस बात का ख्याल रखूँगी। मैं ये नमन कौन है? पहले तो इन्हें आपके साथ नहीं देखा। मैंने नलिनी से बातों बातों में पूछा। नलिनी, इनको अभी एक ही हफ्ते हुए हैं कंपनी ज्वाइन किए, बहुत ही अच्छे आदमी हैं। मैं शादी हो गई उनकी अपने मन में उठ रही शंका को शांत करने के लिए पूछा। नलिनी मेरे इस सवाल सुनकर मेरी तरफ घूर कर देखा और कहा, क्यों, तुमको उससे क्या मतलब? वो शादीशुदा है या कुंवारा? मैं झेंपते हुए, अरे नहीं, मैं तो यूं ही पूछ रहा था। उसके बाद हम दोनों चुपचाप सड़क पर चल रहे थे और दोनों एक दूसरे से इस बारे में और बात करने से बच रहे थे। नलिनी का घर आ गया था और वो चली गई, लेकिन मैं घर नहीं गया। मैं वही मैदान में बैठा बैठा सोचने लगा कि अगर कहीं नलिनी को वो नमन पसंद आ गया हो तो वैसे भी दिखने में वो बिल्कुल हीरो टाइप का है, लंबे बाल, चौड़ी छाती, कसरती बदन, कौन औरत होगी जो उसके प्यार में न गिर जाए। फिर मैंने अपना शांत मन को दिलासा देने के लिए अपने मन में ही मन से कहा, नहीं नहीं, मेरी नलिनी ऐसी नहीं है, वो तो सिर्फ उनके ऑफिस में काम करता है, शायद इसीलिए थोड़ी बहुत बातचीत होती होगी। तभी मेरी माँ मुझे खोजते हुए मैदान में आ गई और गुस्से से बोली, तेरे साथ के सारे लड़के घर स्कूल खत्म होते ही तुरंत घर लौट आते हैं, एक तू है जो कि सिर्फ मेरा खून जलाने पर तुला रहता है। मैं माँ से बचते हुए घर की तरफ भाग निकला। पीछे से माँ की डांटने की आवाज़ आती रही, लेकिन उस रात माँ और पापा दोनों ने मेरी जमकर क्लास ली और मुझे कहा, अपना फोकस सही करो, एग्ज़ाम में अब सिर्फ 3-4 महीने ही बचे हैं, 12वीं का रिजल्ट ही तुम्हारा आगे का भविष्य तय करेगा। पापा से डांट सुनकर मैं वापस कमरे में चला गया और शाम होते न होते फिर से बेशर्मों की तरह नलिनी के घर चला गया। लेकिन मैं जैसे ही नलिनी के घर के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि एक बुलेट बाइक उनके घर के बाहर खड़ी थी। मैं चुपके से घर में प्रवेश करता हूँ और देखता हूँ कि नमन, हाँ नमन, वो नलिनी के साथ बैठकर गप्पे हाँक रहा था और थोड़ी देर बाद वो दोनों साथ में वीडियो गेम खेलने लगे। मेरा दिल धक से रह गया, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ गई। अब मुझसे और न देखा गया, मैं वापस मैदान में आकर बैठ गया। उस समय मेरे दिमाग में सारे बॉलीवुड के सैड सॉन्ग्स की लिस्ट चल रही थी और मेरी आंखें नम हो चुकी थी। मैं बहुत देर तक मैदान में बैठा रोता रहा। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पलटकर देखा तो वो मेरा दोस्त रामू था और मुझे देख उसे अंदाजा लग गया था कि मैं क्यों रो रहा हूँ, क्योंकि वही एक शख्स था जिसे मेरे बारे में सब कुछ पता था। रामू ने मुझे दिलासा देते हुए कहा, रामू, मैं तो ये पहले से ही जानता था कि एक ना एक दिन ये होना ही था, क्योंकि तूने जिसे प्यार किया वो एक औरत है और तू एक स्कूल में पढ़ने वाला लड़का।
तुझे मैंने कई बार समझाने का प्रयास किया लेकिन तू नहीं माना। मैंने जब नलिनी आंटी के सामने उस बाइक को देखा और जब तुझे वहां से रोते हुए लौटते देखा, तभी मैं समझ गया कि तेरी प्रेम कहानी खत्म हो गई। मैं चिल्ला के उसका गिरेबान पकड़ लिया। नहीं, इतनी जल्दी मैं हार नहीं मानूंगा। नलिनी को मैं किसी भी कीमत में हासिल करूंगा और तू भी अपनी इन्हीं आंखों से ये होता देखेगा। इतना कहकर मैं पैर पटकता हुआ घर लौट गया, लेकिन पूरी रात मैं सो न सका। रात भर में बस यही सोच रहा था कि आखिर कैसे नलिनी को इम्प्रेस करूं कि उसके जहन से नमन नाम का कीड़ा निकल जाए। सुबह नींद देर से खुली तो जल्दी जल्दी तैयार होकर मैं स्कूल निकल गया। लेकिन आज मैं नलिनी के साथ नहीं गया क्योंकि कल के उस दृश्य को मैं अभी तक भुला नहीं पाया था। स्कूल पहुंचने के बाद ही मैं पूरे टाइम सिर्फ और सिर्फ यही सोच रहा था कि उसकी वजह से एक टीचर ने मुझे सजा भी दे दी क्योंकि मैं क्लास में ध्यान नहीं दे रहा था। स्कूल खत्म हुआ और मैं जैसे ही स्कूल से बाहर निकला तो देखा कि सामने नलिनी खड़ी है। मैंने उसे देखकर भी अनदेखा कर घर की तरफ चलने लगा। नलिनी को मेरा व्यवहार बड़ा ही अजीब लगा और उसने मुझे पीछे से कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ राजू, तुम आज सुबह मेरे घर नहीं आए और इस वक्त भी मुझे अनदेखा कर रहे, अकेले ही घर जा रहे हो? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैं बिना उनके सवाल का जवाब दिए चलता जा रहा था। उन्होंने फिर से कहा, क्या हुआ बताओ तो सही, कल शाम भी तुम मेरे घर वीडियो गेम खेलने नहीं आए थे। मैं ये सुनकर उन पर बिफर पड़ा। आपको मेरी क्या जरूरत है? आपको वो नमन है ना, उसी के साथ जाकर खेलिए। नलिनी हंसते हुए, अच्छा तो मिस्टर राजू को इस बात का बुरा लगा है? अरे वो तो मैं अपनी फाइल ऑफिस में भूल आई, इसीलिए वो मुझे देने आया था। लेकिन जो भी बोलूं राजू, वो है बड़ा दमदार और बलिष्ठ। उसने मेरा सोफा एक हाथ से उठा लिया मेरे सामने। आप उसका गुणगान करना बंद कर दीजिए, आप सिर्फ मेरी हैं और किसी की नहीं। मैं भावना में बहकर बोल दिया और जो मेरे दिल में चल रहा था। नलिनी क्या? चौंकते हुए, मेरा मतलब है कि आप सिर्फ मेरी दोस्त हैं और आप किसी और से दोस्ती करें ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं उस बात को कवर करते हुए बोला। नलिनी ने एक बार फिर मेरी तरफ देखा और फिर चेहरे पर नाराजगी देखने के बाद चुप हो गई। कभी कभी मुझे लगता है कि सच में कुछ नहीं समझ पाती कि मेरे दिल में उनके लिए क्या फीलिंग्स है, या ये सब कुछ जानते बूझते एक नाटक करती है। मैं उन्हें उनके घर तक छोड़कर अपने घर की तरफ चलने लगा, तभी रामू पीछे से मुझे आवाज देता हुआ मेरे पास आया। जब वो नजदीक आया तो मैंने उसके हाथ में एक किताब देखी और उसने वो किताब मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये किताब मुझे दे मेरे दूर के एक कजिन ने दी है और उसने मुझसे कहा कि इस किताब में बताए नुस्खे से उसने अपनी कॉलेज की सभी लड़कियों को इम्प्रेस कर लिया था, और तो और उसकी 2-4 गर्लफ्रेंड भी बन गई थी। इतना कहकर वो मेरे हाथ में वो किताब रख देता है। मैंने देखा उस किताब पर लिखा था लड़की पटाने के 100 नुस्खे। छी छी, इन्हें तरह की किताबें नहीं पढ़ता, और वैसे भी ये किताब लड़कियों को पटाने के लिए है, औरतों के लिए नहीं। मैं उसकी किताब उसके हाथ में रखते हुए बोला, अबे लड़कियां भी तो बड़ी होकर औरत ही तो बनती हैं, जैसे कि हम बड़े होकर मर्द बनेंगे। रामू पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला। उसका आत्मविश्वास देखकर मुझे भी लगा कि बात तो ये बिल्कुल सच कह रहा है। वैसे भी एक बार इस किताब को आजमाने में हर्ज ही क्या है। और ये सोचकर मैंने वो किताब वापस लेकर उसका पहला पेज पलटा। मैं पहले पन्ने को रामू के सामने पढ़ने लगा। लड़कियों को मर्द टाइप के बंदे अच्छे लगते हैं जिनकी मर्दानी कूट कूट कर भरी हो, शरीर से हष्ट पृष्ट हो और उनकी मर्दें जैसी मूछें हों। मैं उस लाइन को पढ़ते ही मेरे जहन में सिर्फ एक चेहरा आया, नमन का। उसकी बॉडी अच्छी है, लगता भी है बिल्कुल मर्द टाइप का, और तो और उसकी मूछें भी हैं। फिर मैं उस लिखी लाइन की तुलना खुद से करता हूँ तो मैं पाता हूँ कि मैं एक गोलू मोलू चेहरे वाला लड़का है। बॉडी से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं, और मूछें तो छोड़ो, मेरे चेहरे पर एक बाल भी नहीं था। मैंने गुस्से में वो किताब रामू के सर पर दे मारी और कहा, साले वैसे भी कम डाउट में था जो तूने डाउट में डाल दिया। मुझे ले जा अपनी किताब, मुझे नहीं चाहिए तेरी ये नुस्खे वुस्खे। लेकिन मन ही मन में ये सोच रहा था, आखिर कैसे बनूंगा मैं एक मूछों वाला मर्द। उस दिन के बाद से नमन का नलिनी के घर आना जाना बढ़ गया था और मैं खुद को ठगा सा महसूस कर रहा था। एक रोज से यूं ही मैदान में रोज की तरह ही बैठा नलिनी के बारे में सोच रहा था कि देखा कि नमन अपनी फटफटी लेकर नलिनी के घर पहुंच गया। मैंने मन ही मन सोचा, एक बार जाकर देखता हूँ आखिर माजरा क्या है। ये सोचकर मैं उठा और छुपते छुपाते नलिनी के घर में घुस गया। लेकिन मुझे घर के हाल में न तो नलिनी दिखी और ना ही नमन। मैंने हाल से दबे पांव होते हुए नलिनी के बेडरूम की तरफ बढ़ा
तो देखा बेडरूम का दरवाज़ा खुला था और अंदर से बहुत ही अजीब-अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। मैंने दरवाजे को थोड़ा-सा हटा के देखा तो मेरा मुँह खुला का खुला रह गया। मैंने देखा कि नमन और नलिनी एक ही बिस्तर में लेटे हुए थे। बाहर से मुझे सिर्फ नमन की नंगी पीठ दिखाई दे रही थी और दोनों का बाकी का बदन एक सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ था। मुझे समझते देर नहीं लगी कि यहाँ क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे हृदय पे कोई कुठार घात किया हो। मेरी उम्मीद, मेरा प्यार सब चकनाचूर हो गया था। मैंने ठान लिया था कि अब मैं जीना नहीं चाहता। मैं सीधे वहाँ से रेलवे स्टेशन की तरफ भागा। मैंने सोच लिया था कि अब तो सीधे चलती ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दूँगा। रेलवे की पटरी तक पहुँचते-पहुँचते शाम हो गई थी। पटरियों के पास पहुँचकर मैं पटरियों पर लेट गया और आँखें बंद कर अपनी मौत का इंतज़ार करने लगा। बहुत देर तक आँखें बंद करने की वजह से पता नहीं कब मुझे आँख लग गई। आँख खुली तो तेज़ धूप में मेरी आँखें चौंधिया गईं और मेरे मुँह के सामने एक गहरे काले रंग का आदमी खड़ा था। मैं समझ गया था कि मैं मर चुका हूँ और ये ज़रूर यमदूत है, मुझे लेने आया है। तभी मेरे सर पर एक चमाट मारते हुए वो काला आदमी बोला, ये सोने की जगह है। क्या शुक्र करो कि कल पास में रेलवे पटरियों पर काम चल रहा था, वरना तो तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाता। दिखने में तो भले घर के लगते हो, तो इधर क्यों सो रहे हो? तभी मैंने देखा कि मेरे मम्मी पापा यहाँ पर आ रहे हैं। मैं उनसे डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने मेरा कॉलर ऐसे पकड़ रखा था जैसे कि मैं कोई तड़ीपार कैदी हूँ। मैं मन ही मन सोच रहा था कि मरने का बहुत शौक चढ़ा था ना, अब पापा मेरे सच में मुझे मार देंगे। लेकिन हुआ मेरे सोच के बिल्कुल विपरीत। मम्मी पापा ने मुझे देखते ही गले लगा लिया और मम्मी ने मुझे चूमते हुए बोली, बेटा तू ठीक तो है ना? तू कल कहाँ चला गया था? कल रात से ही तेरे पापा और मैं तुझे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। पापा भी भरे गले से कहा, वो तो तेरा दोस्त रामू ने तुझे इस ओर आते देखा जिसकी वजह से तू हमें मिल सका। तभी तो आदमी बोला, उतनी देर से सिर्फ चुपचाप खड़ा मेरी मम्मी पापा की बातें सुन रहा था। ये आपका बेटा है। ये सुबह मुझे इन पटरियों पर लेटा मिला और आप लोग की किस्मत अच्छी थी कि ये बच गया, क्योंकि यहाँ पास में ही पटरियों का काम चल रहा है, वरना आज आपका बेटा जिंदा नहीं बचता। पता है ना आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, इतनी छोटी उम्र में ही मरने चले आते हैं। ये सुनकर पापा मम्मी और रोने लगे। पापा रोते रोते बोले, अगर तुम्हें कोई तकलीफ है तो बता बेटा, हम हर संभव प्रयास करेंगे कि तेरी हर इच्छा पूरी करें। लेकिन भगवान के लिए दोबारा इस तरह हमें छोड़कर जाने की मत सोचना। तेरे बिना हमारा कौन है ना? तू चला जाएगा तो हम किसके सहारे अपना जीवन काटेंगे? मम्मी पापा को इस तरह रोता देख मेरा मन आत्मग्लानि से भर गया। मैं उनसे तो क्या, खुद से भी नजरें नहीं मिला पा रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि 6 महीने के प्यार में 18 साल के लाड प्यार को भूल गया। छी, मुझ पर ये कहानी उस दिन से शुरू हुई थी जब मैंने पहली बार नलिनी को देखा था, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि इस रिश्ते का अंत ऐसे होगा। मैं घर तो आ गया था, लेकिन मेरा चित्त शांत नहीं था। रह रहकर मन में उठता कि जाकर नलिनी से मिल आऊं, लेकिन फिर सोचता कि जब नलिनी ही मुझे नहीं चाहती तो मैं क्यों खामखा नमन और उनकी बीच में आऊं। उस दिन को बीते कुछ महीने बीत गए थे। मैंने खेलना बिल्कुल छोड़ दिया था। मैंने अपना सारा ध्यान किताबों पे देना शुरू कर दिया, जिससे कि मैं नलिनी की यादों से निकल पाऊं। पापा मम्मी भी खुश थे क्योंकि उन्हें उनका वही पुराना बेटा मिल चुका था। 12वीं के एग्जाम हुए और मैंने अपने शहर में टॉप कर लिया। घर पे दोस्तों और रिश्तेदारों का तांता लग गया था। सब मुझसे मिलकर मुझे मुबारकबाद दे रहे थे, लेकिन वो नहीं आई जिसका मुझे इंतजार था। करीब 8-9 महीने बाद मैं अपने मैदान में गया गया क्या, जबरदस्ती ले जाया गया, क्योंकि हमारे मोहल्ले में क्रिकेट मैच हो रहा था और मेरी एक्स टीम मुझे हर हाल में टीम से खेलवा कर ही मानी। मैच शुरू हुआ। टॉस जीतकर हमने पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया, जिसका खामियाजा हमें एक लंबे स्कोर को चेस करके मिला। विरोधी टीम ने हमारे गेंदबाजों को कुत्ते की तरह धोया था और 20 ओवर में हमें 284 रन का टारगेट दे दिया। मैं मैच के दौरान बार बार नलिनी के घर की तरफ देख रहा था, लेकिन न तो नलिनी और ना ही नमन नजर आ रहे थे। तभी मेरी टीम के करंट कप्तान ने मुझे ओपनिंग करने को कहा और मैंने भी उनके इस निर्णय को सही साबित करते हुए एक लंबी पारी खेली और अपनी टीम को जीत के नजदीक ले आया। अब 6 गेंदों में 18 रनों की जरूरत थी। बस मैं रनर की साइड पे था और सामने वाला बल्लेबाज एक बॉल डॉट खाकर दूसरी गेंद पर रन लेकर मुझे बैटिंग का मौका देता है। मैंने गेंदबाज की तीसरी गेंद पर आगे बढ़कर एक छक्का जड़ दिया, जो कि सीधे नलिनी के घर में जाकर गिरा। फील्डिंग की टीम वाले नलिनी के घर जब बॉल लेने गए
तो किसी ने उन्हें डांट कर भगा दिया। तभी मेरी टीम में से मेरा एक दोस्त बोला, राजू तू चला जाना, तेरी तो नल्ली आंटी से अच्छी जान पहचान है। मन तो मेरा भी नहीं कर रहा था जाने का, लेकिन मेरा आत्मसम्मान मुझे वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दे रहा था। लेकिन जब अपनी टीम के साथ साथ दूसरी टीम वाले भी मुझसे रिक्वेस्ट करने लगे तो मैंने सोचा कि जाऊंगा, लेकिन उनसे बात नहीं करूंगा और बॉल लेकर वापस आ जाऊंगा। मैं जैसे ही उनके घर में घुसा, मैंने देखा कि उनके घर में कोई दूसरी औरत निकल रही थी और वो मुझे भी डांट कर भगा दी और बोली, दोबारा अगर तुम्हारी गेंद इस घर में आई तो मैं सीधे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जाकर तुम लोगों की शिकायत कर दूंगी। मैं हैरान परेशान उनके घर के बाहर खड़ा रहा। तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने मुड़कर देखा तो वो रामू था। वो मुझे एक साइड लेकर चला गया और मुझसे बोला, आज मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ उससे तू गुस्सा तो होगा और शायद फिर कभी मुझसे बात न करे, लेकिन आज तुझे ये सच बताकर मैं अपने दिल से ये बोझ उतारना चाहता हूँ। मैं रामू की बात सुनकर और टेंशन में आ गया। मैं बोला, बात को गोल गोल मत घुमा, जो बोलना है बोल। वैसे भी अब तक मैं सब कुछ देख और समझ चुका हूँ। रामू, तूने नलनी का सिर्फ एक पहलू देखा है, दूसरा पहलू आज मैं तुझे बताता हूँ। तो सुन, नलनी एक चालू औरत थी जिसे तेरे, मेरे और नमन जैसे कितने लड़कों और आदमियों को अपना शिकार बना चुकी है। मैं चौंकते हुए, तुझे भी? हाँ भाई, मुझे। शायद पता नहीं कि जब तू उनके घर जाना छोड़ दिया था तो एक दिन उन्होंने मुझे मैदान में खेलते हुए देख अपने छत से बुलाया। घर जाने पर उन्होंने मुझसे कहा, आज से तुम राजू की जगह मेरे घर में आ जाया करना, हम दोनों एक साथ खेलेंगे और समय बिताएंगे। उस समय तो मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन एक दिन मैं जब उनके घर पहुंचा तो देखा कि नमन उनसे मिलने आया हुआ था और उसके हाथ में एक बैग था जिसमें मैंने देखा कि सिर्फ 100-100 के नोट भरे हुए थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बाहर खड़ा नमन के जाने का इंतजार करने लगा और उसके जाने के बाद चुपचाप कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन सामने का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सामने नल्ली नोटों के बंडल को अपने ऊपर उड़ा रही थी और एक पागल की तरह हंस रही थी और बड़बड़ा रही थी कि एक और मुर्गा फंस गया मेरे चंगुल में। हाँ हाँ, उसके एक हफ्ते बाद ही मुझे पता चला कि उसने नमन को बेवकूफ़ बनाकर उससे बहुत सारे पैसे लिए हैं और उसने अपना ये घर भी किसी और को बेचकर कहीं चली गई है। और तो और मुझे ये भी पता चला कि उसने नमन और हम जैसे कई लड़कों को इसी तरह फंसाकर अपना काम करवाती थी और अगर कोई मालदार पार्टी हाथ लगने उससे पैसे भी ऐंठ लेती थी। एक सांस में सारी कहानी कह गया रामू, लेकिन वो तो कह रही थी कि अभिनव ने उसके साथ धोखा किया था। मैंने रामू से पूछा, धोखा अभिनव ने नहीं बल्कि इसने अभिनव को दिया था। लेकिन अभिनव एक इज्जतदार परिवार से था तो उसने इस छीछा लेदर से बचने के लिए उसे ये घर और पैसे देकर अपना पीछा छुड़वा लिया। रामू बोला। मैं उसकी बात सुनकर नलनी के साथ बिताए हुए पल याद करने लगा और मुझे रामू की हर बात सच लगने लगी थी, क्योंकि नलनी अक्सर मुझसे बाजार में से सामान मंगवाती, घर के बर्तन धुलवाती थी और उस समय मुझे लगता था कि वो मुझे अपना समझती है, इसीलिए मुझसे ये सब करवाती थी। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई थी। अब मैं दिल के साथ दिमाग से भी सोचने लगी थी, क्योंकि मैं जान गई थी कि दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है। कुछ सालों बाद कई साल बीत गए। आज मैं एक बैंक में मैनेजर हूँ और किस्मत से मुझे पटना यानी कि मेरे होम टाउन में नौकरी मिल गई और ज़िंदगी बड़े ही सुकून से चल रही है। एक रोज़ मैं अपने केबिन में बैठा अपना काम कर रहा था कि मेरी एक महिला मेरी केबिन में दाखिल होती है। मैंने बिना उनकी तरफ देखे उन्हें बैठने को कहा। उनसे पूछा, क्या बात है? महिला ने धीमे गले से कहा, राजू। मैं चौंक कर सर ऊपर करके देखता हूँ और देखता हूँ कि सामने बैठी महिला कोई और नहीं, नलनी थी। हाँ, लेकिन अब वो नलनी नहीं, क्योंकि उनके सर के बाल को सफ़ेद हो गए थे और चेहरा भी तो ढल गया था। वक्त ने उनकी खूबसूरती को बदसूरती में बदल दिया था। मैं गले को खरखराते हुए बोला, बोलिए आंटी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? वो मेरे मुंह से आंटी शब्द सुनकर मुस्कुराई और कहा, चलो आज तो तुमने मुझे आंटी मान ही लिया। कोई नहीं, मैंने तुम्हें 1-2 बार बैंक में देखा था तो सोचा तुमसे मिलती हूँ। अगर फुर्सत हो तो कभी आना मेरे पटना वाले फ्लैट में, दोनों बैठ के बातें करेंगे और पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। सुनकर मेरा जबड़ा नफरत से सख्त हो गया, लेकिन मैंने चेहरे पर एक झूठी हंसी रखते हुए बोला, सॉरी आंटी, आजकल मैं पराई औरतों के घर नहीं जाता और अगर आपको कुछ काम है तो कहिए या फिर आप जा सकती हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है। नलनी समझ चुकी थी
कि अब ये बचपन वाला राजू नहीं रहा जो उसके बहकावे में आ जाएगा। वो चुपचाप अपनी कुर्सी से उठी और बाहर निकल गई। उसके चेहरे की हताशा साफ बता रही थी कि इस बार उसकी दाल नहीं गली। मैं भी मन ही मन मुस्कुरा उठा और मन में ही सोचा, चलो इसे ही इस कहानी का एक सुखद अंत मान लिया जाए। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।